नमस्कार साथियों, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कैसे हो आप सब लोग? कैसी चल रही है प्रिपरेशन? बढ़िया। तो हमारे जो इंडियन इकोनॉमी की सीरीज चल रही थी उसमें बजट हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर इकोनॉमी सर्वे के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 जो सामाजिक क्षेत्र है। सोशल सेक्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। शुरू करने से पहले हर बार की तरह हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस क्लास पढ़ी है उसका एक बार क्या करते हैं कंसाइज रिवाइज कर लेते हैं। तो जो प्रीवियस क्लास हमने पढ़ी थी चैप्टर 5 और 6 उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद में हम अपना जो चैप्टर 7 है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 का नाम था मध्यम अवधि परिदृश्य, नए भारत के विकास का विजन क्या है उससे संबंधित था। उसमें हमने विजन क्या रखा था कि 2047 तक हम क्या बनना, एक विकसित भारत की राष्ट्र का निर्माण हमने की संकल्पना हमने रखी है। अब इसमें यह देखा कि भारत की जो इकोनॉमी है वर्तमान में, उस इकोनॉमी का आकार कितना है, 3.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर भारत की इकोनॉमी का वर्तमान में आकार है। और 2025 और 2030 तक के 2025 और 2030 इन दोनों के लिए भारत की इकोनॉमी का हमने क्या किया, एक टारगेट किया गया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताना है कि 2025 के लिए कितना टारगेट है हमारा और 2030 के लिए हमारी इकोनॉमी के लिए कितना टारगेट है। और हमारा जो प्रति व्यक्ति घर सकल उत्पाद है वो 84.8 डॉलर पहुंच गया। ये भी फैक्ट आपको क्या याद करना है। इसके बाद में अल्पावधि से मध्यम अवधि में भारत का मुख्य फोकस क्या है, तो इसमें हम कह रहे हैं कि लगभग हमारा जो कार्यबल का लगभग 56.5 करोड़ लोग हैं वो युवा वर्ग है, ठीक है। और इसमें 45% से अधिक कृषि, 11.4% विनिर्माण एवं 28.9% है वो सेवा क्षेत्र में कार्यरत है। फिर हमने अमृतकाल के लिए 6 जो आयामी रणनीति तैयार की है कि हमको भारत 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है। तो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है तो इस अमृत काल के अंतर्गत हमें विकास की क्या रणनीति रखनी जाएगी, उसकी रूपरेखा क्या होगी ताकि भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सके। तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ये वर्ड याद रखना, मिटेल लैंड शब्द है उस किससे संबंधित है, तो जो व्यावसायिक उद्यम हुए होते हैं या लघु एवं मध्यम उद्यम होता है उससे संबंधित ये वर्ड यूज होता है मिटेल लैंड। ये स्पेशली वर्ड जो यूरोपियन कंट्रीज होती है उसमें ज़्यादा ये यूज होता है, स्पेशली जर्मनी जैसे देशों में। उसके बाद में एमएसएमई के संदर्भ में हमने पढ़ा, एमएसएमई है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। और रीढ़ की हड्डी क्यों मानी जाती है, इसके पीछे कारण ये है कि देश की जीडीपी में लगभग 30% इसका योगदान है, विनिर्माण उत्पाद का 45%, और भारत की 11 करोड़ जनसंख्या है उसको एमएसएमई उद्योग रोजगार प्रदान करता है। इसीलिए एमएसएमई उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। फिर हमने पढ़ा एमएसएमई से संबंधित कुछ योजनाएं, एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 5 लाख करोड़ की इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी योजना, एमएसएमई आत्मनिर्भर भारत फंड के माध्यम से 5,000 करोड़ का इन्फ्यूजन फंड, फिर नया इसके लिए योजना आ गई थी। फिर 6,000 करोड़ की आरबीआई के द्वारा एक योजना स्थापित की गई, इसका नाम क्या है, रैम्प। और ये योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी, हमने पहले भी पढ़ा, आरबीआई के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। इसका जो वित्त पोषण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। विश्व बैंक के द्वारा रैम्प योजना का क्या किया जाता है, वित्त पोषण किया जाता है। फिर हमने चैप्टर 6 पढ़ा जलवायु परिवर्तन से संबंधित। इसमें हमने पढ़ा कि भारत का जो प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन है वो दुनिया की तुलना में 1/3 भाग है, मतलब भारत का कार्बन उत्सर्जन दुनिया के औसत उत्सर्जन से काफी ज्यादा कम है। फिर हमने पढ़ा आईएनडीसी अपना जो जलवायु परिवर्तन की वर्तमान स्थिति है उसमें हमारे टारगेट क्या है वो पढ़े। तो हमने कहा था कि 2030 तक हमारे 2 टारगेट है और एक 2070 तक है, और 2070 वाला इंपॉर्टेंट है, नेट जीरो कार्बन के लक्ष्य को प्राप्त करना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में लक्ष्यों में जो कितनी प्राप्ति हुई वो पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क सीसीटीएस वो पढ़ा कि एक कोई कंपनी है वो अगर ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रही है, दूसरी कंपनी कम कार्बन का उत्सर्जन कर रही है, तो दूसरी कंपनी है जो कि कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली कंपनी से क्या खरीद सकती है, कार्बन को खरीद सकती है। इसी को क्या कहेंगे हम, सीसीटीएस कहेंगे। इसके तहत एक योजना है पीएटी का मतलब क्या हो गया, पी यानी परफॉर्मेंस, ए यानी अचीव एंड टी यानी ट्रेड।
और जो स्वैच्छिक कार्बन मार्केट है उसके में भारत की रैंक क्या है, सेकंड रैंक है। फिर जलवायु परिवर्तन के लिए भारत के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले की गई उसके बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में शुरू की गई थी भारत और फ्रांस के द्वारा। फिर वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा शुरू की गई। फिर हमने आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन पढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलेंट आइलैंड स्टेट्स प्रोग्राम और लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजेक्शन। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा पहले शुरू की गई है। इसके बाद में आज हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7, सामाजिक क्षेत्र कल्याण जो सशक्त करे। सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत सरकार की क्या क्या प्लान है, क्या क्या योजनाएं हैं, वो हम महत्वपूर्ण है, वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार का ये मानना है कि भारत को 2047 तक विकसित भारत, तो इसकी जो टैगलाइन क्या है, विकसित भारत @ 2047। इसको आपको याद रखना है। विकसित भारत 2047 सबको पता है, पर इसकी टैगलाइन क्या है, विकसित भारत @ 2047। क्या है, विकसित भारत @ 2047 बनाने के लिए प्रभावी सार्वजनिक नीति क्रियान्वयन के साथ सतत एवं न्याय संगत आर्थिक विकास महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। फिर सामाजिक सेवाओं पर हम व्यय एक्सपेंडिचर कितना करें उसको ध्यान में रखना है। तो सामाजिक सेवाओं पर व्यय कर रहे हैं वो हम जीडीपी का लगभग 7% व्यय कर रहे हैं। कितना, 7%। कहाँ पर कितना रुपए कर रहे हैं, अगर देखें 23, 50, 504 रुपए हम सामाजिक सेवाओं पर व्यय कर रहे हैं। और शिक्षा पर हम जो खर्च कर रहे हैं वो जीडीपी का कितना है, 2.7% हम शिक्षा पर है जो कि जीडीपी का खर्च कर रहे हैं। ठीक है, और स्वास्थ्य पर हम जीडीपी का कितना खर्च कर रहे हैं, 1.9%, मतलब स्वास्थ्य पर 2% से भी कम खर्च कर रहे हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये बनाना है कि इसका आंसर लिख के देना है कि जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारा 2020 है उसमें उसके द्वारा शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, कि सरकार को जीडीपी का इतना प्रतिशत भाग है वो शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें उल्लेख किया गया है, कितना प्रतिशत है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो शिक्षा पर जीडीपी का वर्तमान में कितना खर्च हो रहा है, 2.7%। और शिक्षा पर कितना हो रहा है, स्वास्थ्य पर कितना हो रहा है, 1.9%। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। और सार्वजनिक सेवाओं पर कुल व्यय कितना हो रहा है, जीडीपी का 7% है जो कि सार्वजनिक सेवाओं पर व्यय हो रहा है। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। फिर हम पढ़ते हैं विकास जो सशक्त कल्याण के साथ जोड़ता है। क्या इसमें है कि भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ ही विभिन्न पहलों के जरिए नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। तो इस फैक्ट के जरिए हमें एक बात ये सुनिश्चित हो गई कि वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था है वो दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की इकोनॉमी के हिसाब से कौन सी रैंक है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फिर ये कहता है कि लगभग विकास मतलब सशक्त कल्याण कैसा हो रहा है देश में, समावेशी विकास कैसा हो रहा है वो समझा रहे हैं। उसके बारे में सरकार का ये मानना है कि लगभग 10.3 करोड़ महिलाओं को पीएम उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। पीएम उज्ज्वला योजना हमने पढ़ी थी, इसमें जो महिला है उसको क्या किया जाता है, गैस जो है जो कि गैस सब्सिडी या फिर गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, और वो गैस सब्सिडी किसके नाम से दिया जाता है, महिला के लिए। तो ये देश में महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा कदम माना जाता है। फिर स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ शौचालय बनाए गए हमारे यहाँ। फिर 52.6 करोड़ जनधन खाते खोले गए और जल जीवन मिशन के तहत 11.7 करोड़ परिवार को नल पानी के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। ये हमारे कल्याण से सशक्त को विकास को सशक्त करने के प्रमुख बिंदु माने गए। तो आपको याद क्या रखना है, एक ही चीज याद रखनी है कि भारत की इकोनॉमी वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसके बाद में हम देखते हैं एक कार्यक्रम है जिसका नाम है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। तो ये पूछा जा सकता है कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का संबंध किससे है, या आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम वर्तमान में कितने जिलों में या कितने ब्लॉकों में ये वर्तमान में संचालित है। तो देश के पिछड़े 500 ब्लॉकों में सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु और विकास में तेजी लाने हेतु यह कार्यक्रम 2023 में शुरू किया गया था। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम कितने ब्लॉकों में, 500 ब्लॉकों में। यह कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 2023 में। और इसका उद्देश्य क्या है, देश के जो पिछड़े 500 ब्लॉक है उनका सामाजिक और आर्थिक उद्धार करना, उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त करना, उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ना आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। 2023 में शुरू किए गए 500 ब्लॉक इसमें शामिल है। फिर हमारा है कि 2015-16 से और 2019-21 के बीच में 13.5 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर है। इसको हम पूरा पढ़ेंगे क्योंकि बहुआयामी गरीबी का एक क्वेश्चन पूछे जाने की इस बार ज्यादा संभावना है। तो हम इसको
जब हमारा कंसेप्चुअल पढ़ेंगे तब बहुआयामी गरीबी से संबंधित सारे फैक्ट हम कवर अप कर लेंगे। फिर हेल्थ के क्षेत्र में सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है उसको देखते हैं। हेल्थ के क्षेत्र में सरकार की एक योजना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब पूरी योजना है, इसको हम जब बेसिक इकोनॉमी या उससे संबंधित जब योजनाएं करेंगे तब हम पूरा पढ़ेंगे इसमें क्या क्या प्रावधान है। अभी जो इकोनॉमी सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो जो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, ये योजना कब शुरू हुई थी? 2018 में हुई थी और इसके तहत 34.73 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड है वो बने गए हैं और इसमें अस्पताल में भर्ती होने पर वंचित परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। कितना स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है? 5 लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार को यह बीमा दिया जाता है। तो ये योजना कब शुरू हुई? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में। फिर अगली हमारी योजना है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, इसमें जो दवाइयां होती है वो बाकी मार्केट की तुलना में मार्केट प्राइस से लगभग 50 से 90% तक क्या होती है? सस्ती होती है। नाम से पता चल रहा है। और इसका एम्स देवघर, ये पूछा जा सकता है एम्स देवघर कहां पर है? झारखंड में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? एम्स देवघर में, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है इसलिए ये फैक्ट उठाया गया है। और इस जो जन औषधि केंद्र है इसमें कितनी दवाएं मिलती है? लगभग 1965 दवाएं मिलती हैं और 293 सर्जिकल जो उपकरण होते हैं, सर्जरी के लिए जो उपकरण प्रयुक्त होते हैं वो इस केंद्र के माध्यम से हम खरीद सकते हैं। तो ये हो गए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में क्या होता है? जो दवाइयां होती है या फिर सर्जिकल जो आइटम होते हैं वो सरकार के द्वारा कम दामों पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। फिर हमारी एक इससे संबंधित योजना है जिसका नाम है अमृत योजना। अमृत क्या है? उपचार के लिए सस्ती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण, गंभीर दवाइयों के लिए सब्सिडी वाली दवाइयां। तो अमृत योजना है, इसके तहत जो गंभीर बीमारियां होती है जिसकी जो दवाएं होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, तो उस महंगी दवाइयों के लिए, गंभीर बीमारियों के लिए सब्सिडी वाली दवाइयां इसके माध्यम से प्रदान की जाती है। फिर एक योजना आती है आयुष्मान भवः अभियान। ये आपको याद रखना है क्योंकि करंट का 2023 का भी अभियान है। नाम क्या है? आयुष्मान भवः अभियान। क्या है? प्रत्येक गांव कस्बे में चयनित स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध करवाना तथा नागरिकों को सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में सुनिश्चित करना। तो आयुष्मान भवः अभियान, इसका प्रमुख उद्देश्य है कि सरकार की जितने भी हेल्थ से संबंधित योजनाएं चल रही है उससे आम जनता को अवगत करवाना, बताना कि हाँ आप किस प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। और ये ग्राम पंचायत के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर संचालित है। फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021 में शुरू किया गया था। ये हमारा जो क्यूबिट सीरीज थी, क्यूबिट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य क्या है? तो पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। वर्ड से पता चल रहा है डिजिटल मिशन है तो डिजिटल से संबंधित होगा, और आयुष्मान वर्ड जहाँ पे दिखता है इसका मतलब किससे संबंधित होगा? हेल्थ से संबंधित होगा। और हेल्थ और डिजिटल से संबंधित जो मिशन है वो क्या हो गया? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये मिशन शुरू कब हुआ था? 2021 में। फिर हमारे आती है एक नेक्स्ट योजना है ई संजीवनी, और ई संजीवनी शुरू कब हुई थी? 2019 में। ये क्या है? दूर दराज के क्षेत्र में जो वर्चुअल डॉक्टर परामर्श के लिए टेलीमेडिसिन। इसका मतलब क्या हो गया कि भारत के सभी क्षेत्रों में क्या है? अच्छे डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। जो दूरगामी क्षेत्र है, दुर्गमी क्षेत्र है वहाँ पर, तो वहाँ पर अगर मान लो कोई ऑपरेशन करना हो गंभीर बीमारी का तो वो डॉक्टर करने में सक्षम नहीं होते, तो फिर टेलीमेडिसिन की सहायता से क्या कर दिया जाता है? उपग्रहों की सहायता से, वीडियो कॉल की सहायता से क्या किया जाता है? इस ऐप के जरिए ई संजीवनी के द्वारा क्या किया जाता है? जो एम्स या जैसे बड़े डॉक्टर होते हैं, एम्स जैसे हॉस्पिटलों में बड़े डॉक्टर होते हैं, उसके द्वारा जो दुर्गम क्षेत्रों में डॉक्टर होता है उनको सलाह दी जाती है, उनको बताया जाता है कि किस प्रकार आपको ये काम करना है, किस प्रकार इस बीमारी का उपचार करना है। तो उसका नाम क्या है? ई संजीवनी। फिर मानसिक स्वास्थ्य परिदृश्य, जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में क्या फैक्ट है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 10.6% वयस्क मानसिक विकारों से पीड़ित है। भाई ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि भारत के जितने वयस्क है उसमें से 10.6% वयस्क है वो मानसिक विकारों से पीड़ित है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी गैर मेट्रो क्षेत्रों की तुलना में शहरी मेट्रो क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य की दर उच्च है। ये आपको याद रखना है। जो शहरी क्षेत्र भी हो और मेट्रो सिटी हो,
मतलब जो बड़ी सिटी है देश की, वहाँ पर जो मानसिक विकार की समस्या है वो बहुत ज़्यादा है, और वयस्कों में ये कितनी है, लगभग 10% से ज़्यादा है। और इसमें ये भी बताया गया है इस आंकड़े में कि जो सबसे बड़ा इसका कारण है वो है जो ICT का प्रयोग या फिर मोबाइल का प्रयोग। इसके प्रयोग से भारत में जो मानसिक अवसाद की बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पा रहे हैं। तो भाई जिस किसी के भी आसपास के अपने फैमिली में बच्चे हैं तो उनको मोबाइल जैसे गैजेट्स है या फिर टीवी लैपटॉप है, इनसे कृपया उनसे दूरी बनाए रखें उनको, और ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे बच्चे हैं उनको फिजिकली एक्टिविटी इस प्रकार की चीज़ों में उनको ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाएगा, ताकि उनका मानसिक और शारीरिक दोनों विकास हो सके। आजकल के छोटे छोटे 2 साल के 3 साल के बच्चे, स्पेशली मम्मियाँ क्या करती है, काम करती है तो बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया और फिर अपने काम में बिजी, ताकि वो परेशान नहीं करेगा। पर एट द एंड वो दिक्कत करेगा उसके हेल्थ पर, उसका ना तो मेंटल हेल्थ सही होगा, ना ही फिजिकल हेल्थ उसका ढंग से होगा। तो आपसे सभी से ये मैं आग्रह करूंगा कि बच्चों जो छोटे बच्चे हैं उनको कृपया ये मोबाइल फ़ोन है इनसे ज़रूर दूर रखें, क्योंकि ये हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। ठीक है, आजकल के 5 साल के 7 साल के बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया में आजकल जो आप देख ही रहे हो किस प्रकार का कंटेंट मिलता है, तो वो क्या करता है, उनके जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको 100% अवरुद्ध करता है। तो आपको क्या करना है, दूर रखना है। छोटे छोटे बच्चे आजकल वो PUBG वगैरह खेलते हैं तो क्या होता है, वो भी हिंसक वायलेंस वाली चीज़ें ज़्यादा हो जाती है, सहन शक्ति कम हो जाती है। तो आपको इन चीज़ों से दूरी बनाए रखना जरूरी है। तो ये मेंटल हेल्थ के लिए ये इशू बड़ा भारत में आजकल मेंटल हेल्थ का इशू वो ज़्यादा बन रहा है, दिनों दिन बढ़ रहा है, तो इसको आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। फिर अगला है शिक्षा, एजुकेशन के क्षेत्र में भारत सरकार क्या क्या प्रयास करी है। तो आप देखेंगे कि अभी नई शिक्षा नीति 2020 घोषित की गई है। सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बनाओगे कि ये बताओगे कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, जो इस नीति की कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और जो हमारा SDG है, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2016 से लेकर 2030 तक हमें जो 17 गोल अचीव करने हैं, उसमें शिक्षा का नंबर है 4th रैंक। SDG 4th की क्या नाम है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को शामिल किया गया है। मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसका प्राइमरी उद्देश्य है कि जो SDG इंडेक्स 4 है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसके लक्ष्य को प्राप्त करना है और युवाओं को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करना है। मतलब युवाओं को जो रटने वाली विद्या है उसको समाप्त करना है, व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करनी है, कौशल बेस्ड शिक्षा प्रदान करनी है, ताकि उसमें वो देश की इकोनॉमी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी हो। फिर स्कूली जिला, इसमें क्या है, स्कूली एजुकेशन को बढ़ाने के लिए NEP का उद्देश्य प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा, समग्र मूल्यांकन पर जोर देते बेहतर शिक्षण परिणामों के लिए स्कूली शिक्षा में बदलाव लाना है। इस पहल का एक उदाहरण 2023 में शुरू किया गया था, पोषण भी और पढ़ाई भी, ये एक पहल शुरू की गई थी। आगे हम पढ़ेंगे ये पोषण भी और पहल भी, हमारे जो क्यूबिट सीरीज था शायद इसमें क्वेश्चन भी आया था, पोषण भी और पहल भी शुरू, या तो पूछा था क्या इसका पर्पज क्या है या फिर कब शुरू हुई थी, तो कब शुरू हुई थी, 2023 में शुरू हुई थी। तो ये जो, क्योंकि ये शिक्षा है वो हमारा जो मेंस का सिलेबस है उसमें दिया हुआ है शिक्षा, तो अभी एक बार पढ़ लो, फिर मेंस के सिलेबस में इसको ढंग से हमें कवर अप करना होगा। फिर शिक्षा से संबंधित सरकार के कौन कौन से पहल स्टार्ट की, योजना क्या है, क्या क्या कार्यक्रम है, क्या क्या मिशन है, उसके बारे में देखते हैं। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन प्राय पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कार्यक्रम है उसका नाम क्या है, निष्ठा। निष्ठा क्या है, एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। जितने भी जो मास्टर और मास्टरनी होती है उनको प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए ये एक कार्यक्रम है और इसका नाम क्या है, निष्ठा। तो ये पूछा जा सकता है, सुमिलित करने के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। 4 कार्यक्रम दे दिए और पूछ लेंगे इनको सुमिलित कीजिए, या फिर इसमें इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निष्ठा कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो आपको वहां बताना है कि एकीकृत जो मास्टर है उनको क्या कर दिया जाता है, इनमें ट्रेनिंग दी जाती है। फिर है डाइट्स, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, स्कूली शिक्षा और शिक्षकों की शिक्षा का मार्गदर्शन करने वाली जिला स्तरीय नोडल संस्थाएं, आपको पता होगी, डाइट सबको पता है। फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो वंचित समूह की लड़कियां हैं उनको आवासीय विद्यालय प्रोवाइड करने के लिए महिलाओं को, बच्चियों को क्या किया जाता है, ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापित किए गए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में वर्तमान में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वो कितनी संचालित है, आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है आपको। फिर
राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख, ये आपके मेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और मेंस में हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबरों में पूछा जाए। तो आपको लिखना है परख, सिर्फ इतना ही दिया होगा परख क्या है। तो परख क्या है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए, प्री में ये पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी शिक्षा से संबंधित जो योजना या कार्यक्रम है वो प्री के हिसाब से सभी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। परख की फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस करना, उसके बाद में असेसमेंट करना, उसका रिव्यू करना, एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि स्कूली शिक्षा बोर्डों का मार्गदर्शन करना, उपलब्धि सर्वेक्षण करना और छात्र मूल्यांकन के लिए मानक मानदंड मूल्यांकन के लिए क्षमता निर्माण। कुल मिलाकर जो बच्चों में कितना है उसका जो इवोल्यूशन करने का काम प्रमुख इसका क्या है, इस पर का प्रमुख काम है कि बच्चों में कितनी है जो कि वास्तव में इनको शिक्षा प्राप्त हुई है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इनका मतलब अच्छा स्कोर कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में अभी भी कमजोर है। इस प्रकार का ये एक मूल्यांकन केंद्र है जहाँ पर संपूर्ण भारत के जो स्टूडेंट हैं उनको शामिल किया जाएगा। तो परख के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट भी है, प्री में इसका परख का पूरा नाम क्या है इससे संबंधित पूछा जा सकता है। फिर एक दिशा पोर्टल है, सीधा सा पूछा जा सकता है दिशा पोर्टल क्या है, तो एनसीईआरटी द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो दिशा पोर्टल शुरू किसके द्वारा किया गया, एनसीईआरटी के द्वारा शुरू किया गया। किसके लिए, जो अपने स्कूली शिक्षा है इसके लिए शुरू किया गया। और यहाँ पर आप दिशा पोर्टल आप डाउनलोड भी कर सकते हो। इसमें क्या होता है, एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स है वो वहाँ पर क्या हो जाएगी, आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये है हमारा दिशा पोर्टल। इसके बाद में अगला है स्टार्स परियोजना। आपने मुझे लगता है राजस्थान इकोनॉमी सर्वे सबने पढ़ा होगा, तो जो एजुकेशन वाला चैप्टर है उसमें स्टार्स परियोजना भी लिखा हुआ है। तो स्टार्स परियोजना यही है जो हम राजस्थान इकोनॉमी सर्वे में पढ़ते हैं। क्या है, राज्यों के लिए शिक्षण अधिगम और परिणामों को मजबूत करना। मतलब क्या हो गया, स्कूली शिक्षा के संचालन में क्या करना, गुणवत्ता में सुधार करना। तो ये आपको स्टार्स योजना के संदर्भ में याद रखना है। पूछा जा सकता है कि स्टार्स योजना का संबंध किससे है या इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। फिर उभरते भारत के लिए प्रधानमंत्री स्कूल योजना, पीएम श्री योजना, आदर्श विद्यालयों की स्थापना करना, प्रधानमंत्री पीएम श्री योजना। आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना, कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत में कितनी पीएम श्री योजनाएं हैं। एक तो भारत में बताना है, भारत में कितनी है और राजस्थान में कितनी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है उल्लास। एक भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है जिसका नाम क्या है, उल्लास कार्यक्रम। क्या है ये कार्यक्रम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी साक्षर व्यक्ति नहीं है, बच्चे नहीं है, उनको क्या करना, साक्षर करवाना। इसमें क्या है, 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षरों की जो बालक है उनके लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान का प्रचार करना। तो ये जो उल्लास कार्यक्रम है ये मुख्यतः उन बच्चों से संबंधित है जो 15 वर्ष से अधिक है। मतलब अभी भी भारत में क्या हुआ, काफी बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी क्या है, निरक्षर हैं। तो सरकार चाहती है कि अभी भी हम उनको मौका दे रहे हैं कि आप क्या हो जाए, 15 वर्ष से अधिक हो, फिर भी क्या हो जाए, आप साक्षर हो जाओ। साक्षर हो जाओ, उनको क्या करना है, आपको बुनियादी साक्षरता, बुनियादी जो बेसिक जो नॉलेज होता है, चाहे संख्यात्मक नॉलेज हो चाहे अन्य नॉलेज हो, वो आपको दिया जाए, ठीक है। तो ये उल्लास कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य क्या है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नव भारत मतलब साक्षरता को बढ़ावा देना और एज लिमिट का इसमें ध्यान रखना 15 वर्ष। फिर पीएम पोषण योजना, ये आपकी क्यूबिट में हमने पढ़ा था। इसके तहत सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा, ध्यान रखना भाई, कक्षा 1 से 6 तक, 108 तक, मतलब जितने भी गवर्नमेंट की स्कूल या गवर्नमेंट द्वारा जो सहायता प्राप्त स्कूल है उसमें क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के जितने भी टावर हैं उन टावरों को क्या दिया जाता है, दिन में एक बार गर्म भोजन दिया जाएगा। और इस योजना का नाम क्या है, पीएम पोषण योजना। तो पूछा जा सकता है पीएम पोषण योजना का उद्देश्य क्या है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्लास जो 1 से लेकर 8 तक के टावरों को जो गर्म भोजन दिया जाएगा दिन में एक बार, उससे संबंधित सरकार ने हाल ही में एक पहल शुरू की। उस पहल का नाम क्या है, तो क्या नाम है भैया, पीएम पोषण योजना। अगले हमारी जो योजना आती है वो है विद्यांजलि योजना। क्या है, 7 सितंबर 2021 को शुरू हुई थी। यह कार्यक्रम स्वयं सेवकों जैसे शैक्षणिक संस्थाओं के पूर्व छात्रों, सेवारत और सेवानिवृत्त शिक्षकों, वैज्ञानिकों को सीधे उनकी स्कूल की पसंदों को जोड़ता है। इसमें कार्यक्रम में ये कहा गया है कि कुछ बच्चे जो है जो कि स्कूलों में स्कूल नहीं गए, या फिर क्या होता है कि कई स्कूलें ऐसे होती है जहाँ पर मास्टर नहीं होते, तो सरकार ये मतलब इसमें प्रावधान किया है
कि आपके आसपास मान लो आप कोई साइंटिस्ट हो या फिर आप एक्स टीचर हो या फिर एक्स प्रशासनिक अधिकारी हो, घर पे बैठे और आप चाहते हो कि हम देश की सेवा में कुछ सहयोग करें, तो आप क्या कर सकते हो, जो पास में जो शैक्षिक संस्थान है उसमें जाकर स्कूल से आप जुड़ सकते हो और जुड़ने के बाद बच्चों को, टाबरों को क्या आप पढ़ा सकते हो, ताकि उनके जो साक्षरता है वो बनी रहे और उनको है जो कि आपका जो अनुभव है उसके आधार पर बेहतर शिक्षा या बेहतर ज्ञान प्राप्त हो सके। इसके बाद में भारत की जो ऑनलाइन शिक्षण संरचना है उसके बारे में हम देखते हैं। ऑनलाइन शिक्षण, क्योंकि कोरोना जो पेंडेमिक थी, कोरोना पेंडेमिक के बाद में जो ऑफलाइन क्लासें हैं वो संभव नहीं थी, तो इसके द्वारा भारत सरकार ने, जो बच्चे घर पे बैठे थे कि वैसे ही पबजी खेल रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो पबजी खेलने से अच्छा है क्या हम इन टाबरों को पढ़ाएं, तो पढ़ें कैसे, तो कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सरकार ने शुरू किए गए, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित सरकार ने क्या क्या प्रयास किया, तो एक सरकार की पहल थी, उसका नाम है स्वयं। आपको इसका पूरा नाम भी याद रखना है। स्वयं का पूरा नाम क्या है, SWAYAM, स्वयं। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये स्वयं योजना का पूरा नाम है। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, यह एक ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ओपन मतलब सभी के लिए ये खुला है, मतलब कोई भी व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पे जाकर इसका जो फायदा है वो उठा सकता है। क्या है, पूरे भारत में छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री की पहुंच सुनिश्चित करना है। तो स्वयं पोर्टल पे आप जाओ, वहां पर जितने भी ढंग का कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा। तो आप भी विजिट कर सकते हैं जो मेंस की वगैरह तैयारी करें, तो यहाँ पर अच्छा खासा कंटेंट मिलता है। फिर दूसरी पहल है, उसका नाम है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है, यह एक DTH सैटेलाइट टीवी सेवा है जिसमें 48 से अधिक DTH चैनल शामिल है। ये भाई DTH से संबंधित है कि टाबर क्या करें, टीवी में या तो पोगो देख रहे हैं या डोरेमोन शिनचैन देख रहे हैं, इससे अच्छा क्या करें, कुछ ढंग की चीज देख लें। या सबसे ज्यादा टाबरों का वही होता है फेवरेट, या तारक मेहता देख लेते हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट ना हो और पढ़ाई करें। तो इसके लिए ये एक स्वयं प्रभा DTH सेवा सैटेलाइट शुरू किया था। फिर एक स्वयं प्लस IIT मद्रास द्वारा संचालित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राय इस प्रकार के RPC क्वेश्चन पूछती है कि कोई पोर्टल है तो उसकी सहयोगी संस्था कौन सी है। तो इस प्रकार IIT जो स्वयं हमारा पोर्टल है स्वयं प्लस, उसकी संस्था कौन सी है, IIT मद्रास। मद्रास पुराना नाम हो गया, परंतु आज भी उसका नाम मद्रास की है, चेन्नई नहीं है, ठीक है। फिर है प्रधानमंत्री ई विद्या, क्या है, डिजिटल शिक्षा प्रयासों को एकीकृत करती है और दीक्षा और साथी प्लेटफॉर्म के माध्यम से विविध सामग्री तक पहुंच सुनिश्चित करती है। अब दीक्षा पोर्टल क्या है, इसमें 30 से अधिक भाषाओं में 3.5 लाख से अधिक ई सामग्री एवं पाठ्य पुस्तकें हैं। साथी प्लेटफॉर्म प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने वालों के संसद है। तो आप जितने भी जो RS वगैरह एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहे हैं, वो आपको मुझे लगता है ये जो साथी या दीक्षा ऐप है ये डाउनलोड जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि जो साथी ये प्लेटफॉर्म है ये स्पेशली जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कंटेंट प्रोवाइड करवाता है। दीक्षा पोर्टल में भी क्या होगी, ई सामग्री आपको हर सब्जेक्ट के लगभग कंटेंट ठीक ठाक, और इसमें अधिक लैंग्वेज, लगभग कितनी 30 से अधिक लैंग्वेज में कंटेंट मिल जाता है। तो ये दीक्षा और साथी पोर्टल, इन दोनों का आप भी यूज कर सकते हो। जो गूगल प्ले स्टोर है वहाँ ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी सरकार के ये कार्यक्रम है शिक्षा से संबंधित, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको सारे के सारे अच्छे से याद होने चाहिए। अगला है सामाजिक सेवा में, सामाजिक क्षेत्र में देखें तो अगला हमने स्वास्थ्य पढ़ लिया, फिर शिक्षा पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट में है कि सरकार ने ये बताया है कि वर्ष 2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंटी ने भी अपनी 6 प्राथमिकताओं में से एक के रूप में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को सूचीबद्ध किया है। ये सरकार की इच्छा जाहिर करती है कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कितने ज्यादा प्रतिबद्ध है। फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित महिलाओं की भागीदारी लगभग 52.3% है। ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री जो कौशल विकास है, कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने शुरू किया गया था, उसमें जितना कौशल दिया जाता है उसका 50% से अधिक किसमें है, महिलाएं हैं। कितना है, 52.3% है जो कि इनकी महिलाओं की प्रशिक्षण में भागीदारी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद करना चाहिए। फिर
विश्व बैंक की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार स्टेम में स्नातक महिलाएं 42.7% है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब सबसे पहले देखते हैं हम ये स्टेम क्या होता है। STEM, एस का मतलब क्या हो गया साइंस, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, ई का इंजीनियरिंग और एम का क्या हो गया आपके मैथ्स। साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, मैथ्स। तो इनमें महिलाओं की स्नातक महिलाओं की भागीदारी कितनी है 42.7% है। और दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेम में है जो कि महिलाओं की भागीदारी किस देश में है, वो भारत में है। इवन जो यूरोपियन कंट्री या फिर अमेरिकन कंट्री है, अमेरिका है, वहां पर भी स्टेम में महिलाओं के स्नातक स्तर में इतनी भागीदारी नहीं है जितनी किसकी है, भारत की है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है स्टेम क्या है। ठीक है, स्टेम से संबंधित जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की गई, इसमें दुनिया में प्रथम रैंक पर कौन है, महिलाओं में, स्नातक महिलाओं में। तो महिलाओं में भारत इसमें प्रथम रैंक पर है। और भारत की कितनी महिला स्नातक है 42.7%। ये आपको अच्छे से याद रखना है भाई। फिर हम देखते हैं कि विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में महिलाएं, किरण वाइज किरण योजना STM क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो ये एक योजना है जिसका नाम है वाइज किरण। ठीक है, क्या नाम है, वाइज किरण। ठीक है, और ये इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, जो STEM क्षेत्र अभी हमने पढ़ा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, उसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है, वाइज किरण। ठीक है, फिर PM मुद्रा योजना के तहत 68% ऋण है जो कि महिलाओं को दिए जाते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसमें 3 तरह के ऋण दिया जाता है, आपको बताया, शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। अभी का जो बजट है उसमें तरुण ऋण की जो सीमा को बढ़ाकर 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 20 लाख रुपए कर दिया है। ठीक है, तो इसमें जितना ऋण दिया जाता है उसका लगभग 68%, 68% ऋण किसको दिया जाता है, महिलाओं को दिया जाता है, जो कि महिला सशक्तिकरण की ओर इंडिकेट करता है। फिर स्टैंड अप इंडिया के तहत 77.77% लाभार्थी महिलाएं हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। फिर 2020 में शुरू की गई विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में लड़कियों के कम प्रतिनिधित्व को दूर करना है। तो एक 2020 में शुरू किया गया था कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम का नाम क्या था, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम। नाम क्या है, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम। कब शुरू किया गया, 2020 में। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो महिलाओं की हिस्सेदारी कम है, क्योंकि क्या करती है लड़कियां, अधिकांश लड़कियां क्या करती है कि इन पाठ्यक्रमों में भागीदारी कम रखती है, तो इनकी भागीदारी को कम है उसको दूर करना, महिलाओं की भागीदारी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इस कार्यक्रम का नाम क्या है, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम 2020 में शुरू किया गया था। फिर अगला हमारा आता है SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24। वैसे इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे जब हम बेसिक इकोनॉमी पढ़ेंगे, पर इकोनॉमी सर्वे में जो दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। इस वर्ष 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 65 से 99 के बीच स्कोर किया है। 2018 से 2023-24 के बीच सबसे तेजी से प्रगति करने वाला राज्य यूपी है। इसके बाद जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और हरियाणा है। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है कि सबसे तेजी से प्रगति करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ये था आज का हमारा सेशन, जो सोशल सेक्टर है उससे संबंधित जो विभिन्न तथ्य है उनके बारे में हमने चर्चा की। एक बार पुनः देख लेते हैं, जो आज पढ़ा उसको वापस कंसाइज रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, विकसित भारत की संकल्पना। तो इसका जो प्रमुख जो जे लाइन क्या है, विकसित भारत @ 2047। फिर सामाजिक क्षेत्र पर हमने व्यय किया, ये कितना किया हमने, तो सामाजिक क्षेत्र पर GDP का लगभग 7% हमने व्यय किया। कितना किया, 23,50,504 रुपए। फिर शिक्षा पर व्यय GDP का कितना है, 2.7%। और स्वास्थ्य पर GDP का कितना व्यय किया, 1.9%। भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद में हमने पढ़ा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम वर्तमान में भारत के 500 ब्लॉकों में संचालित है, और इसका मुख्य उद्देश्य है जो कि 500 ब्लॉकों का सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास करना, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। फिर हमने बहुआयामी गरीबी पढ़ी। उसके बाद में है जो कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की। कब शुरू की गई थी, 2018 में। और इसमें तहत जो मरीज होता है उसको प्रति परिवार 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष क्या दिया जाता है, स्वास्थ्य बीमा
कवरेज दिया जाता है। फिर हमने पीएम जन औषधि केंद्र पढ़े और इसमें विभिन्न जो दवाइयाँ और फिर जो सर्जिकल आइटम्स होते हैं वो है जो कि आपको बाजार भाव से कम कीमत पर मिल जाते हैं। और वर्तमान में कितनी दवाएं शामिल है, 1565 दवाएं शामिल है और 293 सर्जिकल जो आइटम्स है वो शामिल है। फिर हमने अमृत योजना पढ़ी जो गंभीर बीमारियों के लिए सब्सिडी वाली दवाएं मिलती है। फिर हमने आयुष्मान भव अभियान पढ़ा, प्रत्येक गांव में इसको शुरू किया गया था और गांव ग्रामीण क्षेत्र में या ब्लॉक क्षेत्र में सरकार की स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक करने हेतु आयुष्मान भव अभियान शुरू किया गया। फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया, हमने कब किया गया 2021 में। फिर हमने पढ़ा ई संजीवनी, ये कब शुरू किया गया 2019 में और इसका प्रमुख क्या है, टेली मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। जो दूरगम्य क्षेत्र है या फिर जहां पर हम पहुंच नहीं सकते या जहां पर डॉक्टरों की उपलब्धता ज्यादा नहीं है वहां पर। फिर मानसिक स्वास्थ्य में हमने ये पढ़ा कि वयस्क मानसिक कितने 10.6% वयस्क है वो मानसिक विकारों से ग्रस्त है। फिर हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी, नई एजुकेशन पॉलिसी कब आई 2020 में और किसकी अध्यक्षता में, ये आपको कमेंट करके बताना है। और जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उल्लेख एसडीजी का लक्ष्य कौन सा है, 4 में किया गया है। और 2023 में एक पहल शुरू की गई जिसका नाम क्या है, पोषण भी पढ़ाई गई। फिर हमने शिक्षा से संबंधित जो सरकार के अभियान है या फिर पहल है फिर योजनाएं हैं उसके संदर्भ में पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा हमने निष्ठा कार्यक्रम है, वो जो मास्टरनियों उनको क्या किया जाता है, प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए शुरू किया गया था। फिर जिला डाइट से आपको सबको पता है ये जिला स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है जो कि आवासीय विद्यालय है और जहाँ पर जो वंचित परिवार है, वंचित समूह की लड़कियों को क्या दिया जाता है, पढ़ाई है तो क्या चाहिए, आवासीय विद्यालय उपलब्ध करवाया जाता है। फिर अगर हमने पढ़ा जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है परख, और परख की फुल फॉर्म पढ़ी क्या है, परफॉर्मेंस एसेट्स रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। फिर हमने एक दिशा का आर्टिकल पढ़ा, दिशा प्लेटफॉर्म, तो ये एनसीईआरटी द्वारा स्कूली शिक्षा को डिजिटल एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था। फिर हमने स्टार्स परियोजना पढ़ी, स्टार्स परियोजना है जो कि स्कूली शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार करने हेतु शुरू की गई थी। फिर है जो कि पीएम श्री योजना की गई थी, ये आपको पता ही है, आदर्श विद्यालयों की स्थापना। उसके बाद में हमने पढ़ा उल्लास कार्यक्रम जो नव साक्षरता कार्यक्रम है जो 15 वर्ष से अधिक बच्चे हैं उनके लिए शुरू किया गया था। और पीएम पोषण है, इसमें जितने भी सरकारी, ध्यान रखना इसमें गैर सरकारी स्कूल शामिल नहीं है, या तो सरकारी विद्यालय शामिल है या फिर सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय है। उनमें कक्षा 1 से 8 तक के जितने भी टाबर हैं उनको क्या दिया जाएगा, दिन में एक बार गर्म खाना प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर हमने पढ़ा विद्यांजलि 7 सितंबर 2021 को शुरू की गई थी और ये क्या करें, स्वयं सेवक जितने भी हैं वो विद्यालय में जाकर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। फिर हमने ऑनलाइन शिक्षण में पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा स्वयं पोर्टल। स्वयं क्या था, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड्स, ये शुरू किया गया था। ये ऑनलाइन लर्निंग ओपन प्लेटफॉर्म है सभी के लिए है और ये उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री को उपलब्ध करवाता है। फिर हमने स्वयं प्रभा पढ़ा, स्वयं प्रभा डीटीएच से संबंधित है, टीवी से संबंधित है। फिर हमने स्वयं प्लस पढ़ा, आईआईटी मद्रास द्वारा शुरू किया गया था। फिर हम पीएम ई विद्या पढ़ा, इसके माध्यम से जो हमने दिशा पोर्टल और साथी पोर्टल है उसको क्या किया जाता है, समन्वित किया जाता है। फिर हमने दीक्षा पोर्टल पढ़ा जहाँ पर 30 से अधिक भाषाओं में है जो कि विभिन्न प्रकार का कंटेंट मिलता है। फिर साथी पोर्टल है, ये जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं इनको क्या किया जाता है, यहाँ पर जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर महिला सशक्तिकरण पढ़ा, तो यहाँ पर पढ़ा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है, लगभग 42 पहले थी, अब बढ़कर कितनी हो गई 52.3%। फिर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में यह पाया गया कि जो STEM है, S यानी साइंस, T यानी टेक्नोलॉजी, E यानी इंजीनियरिंग और M यानी मैथ्स, उसमें स्नातक महिलाओं की भागीदारी भारत में कितनी है 42.7% और ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। फिर हमने वाइस किरण शुरू किया था, ये महिलाओं की जो STEM में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम है, उसका नाम क्या है, वाइस किरण। फिर हमने पीएम मुद्रा योजना में पढ़ा और पीएम मुद्रा योजना में लगभग जो ऋण वितरित किया जाता है उसका लगभग 68% ऋण महिलाओं को वितरित किया जाता है। और स्टैंड अप इंडिया के तहत लगभग जितना ऋण वितरित किया गया उसका 77.7% महिलाओं को दिया गया है। फिर विज्ञान ज्योति कार्यक्रम शुरू किया गया था और 9वीं से 12वीं तक जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में महिलाओं की कम भागीदारी इसको दूर करने के लिए सरकार ने विज्ञान ज्योति कार्यक्रम शुरू किया। फिर हमने एसडीजी इंडेक्स 2023-24 पढ़ा और उसमें हमने 32 राज्यों को शामिल किया गया और इसमें जो सबसे ज्यादा प्रगति करने वाला जो राज्य था वो राजस्थान का कौन सा था, उत्तर प्रदेश। तो आज के लिए हम इतना ही, अब कल की क्लास में हम चैप्टर 8 करेंगे।
तो आप आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे फैक्ट प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।